गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि सर फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंतर्गत लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दीजिए। क्योंकि टोटल तो बच्चों हो नहीं पाएगा इस टाइम, क्योंकि कंपटीशन लेवल वाली चल रही है इस समय सारी तैयारी, लेकिन बीच बीच में आप लोगों की डिमांड पर हम बीच बीच में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ हल्की आपको प्रीवियस जानकारी दे देते हैं जो आपने पढ़ रखी है। सबसे पहले तो लाइट में आ गया कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो डेफिनेशन बहुत सारी आपने पढ़ रखी हो कि बुक्स में भी है। एक्चुअली लाइट इज, जो प्रकाश है पहले हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश डिफिनेशन दोनों आप, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अपने घर में किसी को देख पा रहे हैं, घर में रखी चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर यही अमावस्या की अंधेरी रात 12 बजे का समय हो, घर में ही रखी चीज़ें लाइट बिल्कुल न जल रही हो, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत कर देता है। क्योंकि दृष्टि संवेदना, ये लाइट इज अ डेट मीडियम विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। साइट की सेंस हमें देता है, वो दृश्य की सेंस हमें कराता है, अनुभूति कराता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लाइट। ये डेफिनेशन हुई। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में इसकी मोशन होती है, रेखीय पथ पे गति करता है। प्रकाश की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश। 12th में जाके आप ये अलग से फिर आप एक चैप्टर ही होगा, आप वहाँ इसको अगेन पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। प्रकाश निर्वात में और मीडियम हो या वैक्यूम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉपिक पे आना नहीं, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें बीच में हैं इसमें। ठीक है, बस एक सिंपल सा हमने यहाँ एक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से तो मच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम यही आपको करा दे रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा क्या है, यम फॉर मिरर होता है, और हमने एक यम डैश एक मिरर, और ये देखो इस साइड। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, इतना आज वाले में तो नहीं हो पाएगा, आपने पढ़ रखा होगा, अदरवाइज किसी दिन उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि पहचान छूकर कैसे करते हैं और देख कर कैसे करते हैं। तो ये अभी के लिए आप मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और जो ये खुरदुरी सतह है ऊपर की ओर होती है। ये एक सिंपली पहचान अभी आपके लिए। और इनका मिड पॉइंट सेंटर जो होता है उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, पोल माने ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब सिंपल सी एक बात है, कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री के रूल एक फॉलो होंगे, वो पहले आप समझ लीजिए। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई थर्ड लाइन कट करती है, यानी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एक चीज़ ये दिमाग में रहे आपकी, इसका यूज यहाँ पर होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं। अब देखो, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन में हमने इंसिडेंट कराया, और इसका नाम दिया ए, और इसका नाम जो इंसिडेंट पॉइंट है आपतन बिंदु, उसको दिया नाम बी। और ये डायरेक्शन, दिशा जरूर पता होनी चाहिए, किधर से रे डाली गई है, प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, ए से बी की ओर आ रही है। तो अब प्रकाश के, इसको तो बताना ही पड़ेगा, भले ये चल रहा है। आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सिंपली ये देख लो, यहाँ अगर ये हमने कोई एक परावर्तक सतह बना दी है, जो रिफ्लेक्शन प्लेन है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। अगर कोई इंसिडेंट रे आई ऐसे, इसको इंसिडेंट रे कहा, और ये कौन सी हुई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉन टू द इंसिडेंट पॉइंट, इस पॉइंट पर मान लो इसका नाम अभी हमने ए दिया, और ये पी ए इंसिडेंट रे और ए क्यू रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु ये है इंसिडेंट पॉइंट, इस पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए
नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अभिलंब। तो क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द इंसिडेंट पॉइंट ऑल आर इन अ सिंगल प्लेन, एक ही तल में होते हैं तीनों एक ही तल में। और दूसरा क्या कहा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये रिपीट भी हो रहा है आपका, हमने करा रहे हैं डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन अ कॉन्केव मिरर, लेकिन इन चीज़ों का भी रिपीटिशन यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है। आपतन कोण किसे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, तो कुछ कभी कभी हमने देखा है कि इसको लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, या रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा तो यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। अब ये जान लीजिए, आज के बाद भूलिएगा मत, आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट का इनिशियल लेटर आई होता है, इसलिए डिनोट किसको करते हैं, आई से। इसी प्रकार परावर्तन कोण कौन सा होगा, परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ ये परावर्तन का नियम लगाएं, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो आपतन कोण किसको बोलोगे, PAN इक्वल टू QAN। क्यों, क्योंकि यही तो सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के एग्जैक्टली बराबर होता है, और आपतन कोण को हम लोगों ने I कहा है, परावर्तन कोण को R कहा है। तो एक रूल ये कि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किससे, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से। तो अब इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो, अगर ये एक रे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट पॉइंट कहाँ है, B, और ये B जब रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ काटती है, ये सारे बेसिक डिफिनेशन में कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ये प्रीवियस आप पढ़ चुके हैं। तो देखो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ काटती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं, F। ठीक है, ये फोकस हो गई। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यही दो रूल का हम सिंपल सा पालन करेंगे बस, और कुछ नहीं। एक तो याद रखिएगा आप, यहाँ एक ड्रॉ और कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो यहाँ पर हम आपको समझाते चल रहे हैं। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ये आपको, यही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग C से डिनोट किए, और यहाँ प्रिंसिपल ये जो पोल था यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपने पढ़ रखा होगा, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी आप डिनोट करना चाहें कर सकते हैं। और फोकल लेंथ की दूरी को जो यहाँ से यहाँ तक आपको समझाया है कि कैपिटल F लिखा था यहाँ पर, और ये पोल है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f, यहाँ ये फिक्स कर लीजिएगा स्मॉल f ही, अगर यहाँ इसको कैपिटल F से दिखाएं तो इसको स्मॉल f से दिखाइएगा, ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चले। ठीक है, तो अब ये चीज़ें भी हमने रिपीट कर दी। यहाँ पर आ जाइए, अब ये है क्या, इंसिडेंट पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से जब यही चीज़ जो हमने कहा था कि ये मान लो सपोज यहाँ रे आई, तो यहाँ से यहाँ ये क्या है, रेडियस ही तो है। अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें नॉर्मल, तो 90 डिग्री कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ देखो चेंज कर दिया लाइन का डिजाइनिंग, ताकि आपको पता चले कि हाँ यही है। या पीछे निकाल दें, या नहीं निकालते तो इसको हम निकाल देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ तिरछा नहीं होना चाहिए लाइन, ताकि आपको लगे कि यही नॉर्मल है, एन फॉर नॉर्मल, और जहाँ कट करे उसे ही सेंटर कहते हैं, C, यानी वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ये डिजाइन आपको समझ में अगर आ गई तो मान लो कि आपका सारा काम आसान हो गया। अब ये सब हटा देते हैं, ये समझाने के लिए आपको बताए थे, ये फिगर रहने देते हैं। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, याद रहे B से लेकर जो F तक आ रही है रिफ्लेक्टेड है, और ये C और N ये क्या है, अभिलंब है। लिख भी देते हैं, NC जो है ये अभिलंब है तुम्हारा, ठीक। और AB जो है आपतित किरण है, आपतित किरण है, और B से
एफ की ओर जो जा रहा है, या इसको और नाम यहाँ कुछ डी दे देते हैं ताकि आपको यहाँ तक लगे कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, बी से डी, ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ हमने लिख दिया, ड्रॉ कर दिया। तो अब करना क्या है, हम ये जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, और आपतित किरण आपको बता रखा कि नॉर्मल से आपतित किरण जितना एंगल बनाती है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ आपतित किरण ये है, देखो, ए से बी और नॉर्मल एन से सी, तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी यही तो है, देख लो यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटे में है, आप समझिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है, आई, कितना, सिर्फ इतना, मार्कर मेरा देखिएगा, इतना। और फिर दूसरा क्या कहा है, परावर्तित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण कौन है यहाँ, बी डी, और अविलंब कौन है, एन सी, इससे कोण कौन बना रहा है, ये देखा, यहाँ से यहाँ तक, और इस एंगल को हम बोल रहे हैं आर। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रकाश का जो है, तो क्या होगा, आपतन कोण यहाँ से हमारा ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। क्यों हुआ, आप बोलेंगे परावर्तन के सेकेंड लॉ से, द्वितीय नियम से, आ रहा है समझ में, द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ से। ये हो गया हमारा एक। दूसरा क्या था, हमने ये आपको ज्योमेट्री बताई थी कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनको थर्ड लाइन कट करे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो, एक ए लाइन ए बी है, पैरेलल का साइन ये होता है, अगर दो खड़ी लाइनें हमने दिखाया तो पैरेलल समझिएगा। दूसरी पैरेलल लाइन कौन, दूसरी इसके मतलब जो पैरेलल में है कौन है, पी सी बोल सकते हैं आप, ए बी और ये पी सी पैरेलल लाइन हुई। और अगर ये पैरेलल है तो जरा ध्यान से देखो, इसको तीसरी रेखा, रिफ्लेक्टेड रेखा को तीसरी नहीं बोलेंगे आप, रिफ्लेक्टेड सॉरी, ये नॉर्मल को आप तीसरी मत बोल दीजिएगा, तीसरी यहाँ पर यही तो हो रही है आपकी, कौन सी, बी से लेकर डी तक। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने कहा कि दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर। तो यहाँ तीसरी रेखा ये एन सी है, यानी तिर्यक रेखा का काम, तिर्यक रेखा एन सी है। अब जब एन सी हो गया तो एकांतर कोण आपस में बराबर, तो एकांतर कोण कौन सा होगा, ये कोण और ये कोण। फिर से मार्कर का निशान देखिएगा, एक का अंतर ये और ये कोण कौन सा है, ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। इसको इक्वेशन 1 बोल देना आप, और इसको इक्वेशन 2। और ये कहाँ से हुआ, एकांतर कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आई, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन का बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जरा देखो, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। अब इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि हम बिना मिटाए कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं, आप ले लो, ठीक है। तो अब देखो, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, ये भी हटा दे रहे हैं हम, चूँकि जगह की शॉर्टेज होगी। तो ये हमारा आ चुका है क्या, एंगल सी बी एफ इक्वल टू बी सी एफ। यानी यहाँ देखिए अगर, तो एंगल बी सी एफ यानी इसकी बात कर रहे हैं, और एंगल सी बी एफ यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो जब अगर ये आर है तो पक्का मालूम चल गया कि ये भी आर ही है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में बराबर हैं तो उसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी ये ट्रायंगल देखो, बी सी एफ,
इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। आधार कौन सा हुआ, ये और ये दोनों बराबर हैं। ये अगर ये बराबर हुआ तो भुजा, यानी आप पहले तो ये बोलोगे कि त्रिभुज BCF समद्विबाहु है। समद्विबाहु हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आधार पर के कोण आपने साबित कर दिया कि बराबर है। यहाँ पर एंगल R इक्वल टू एंगल R। अब समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के अगर कोण बराबर है तो एक प्रॉपर्टी इसकी और है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो दो भुजाएं बची कौन? ये बची CF बराबर FB। CF बराबर FB दिख रहा है आपको। अब अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 डाला। अब एक एजम्पशन लिया जाता है यहाँ पर। एजम्पशन क्या है? यदि दर्पण का द्वारक, दरवाजा, ये देखो एपर्चर, हाथ का ये जो हमारा कर्व दिख रहा है ऐसे से ऐसे, इसी को बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। अगर ऐसे है तो देखो बढ़ गया, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और कम हो रहा है। दर्पण का अगर एपर्चर, द्वारक छोटा होगा तो आप जानते हैं क्या होगा कि ये पॉइंट, जैसे हमने ये बताया ना कि मान लो ये सपोज ये मेरा एंगल देखो आप, ये जो कट अंगुली पे है, छोटा करें, सेंटर तो यहाँ था तो सेंटर के काफ़ी करीब आ रहा है। तो अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो इस पॉइंट को हम ये अजम्पशन लेते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि इसके एकदम पास में है। तो यही हम एक लाइन होगा, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु P के काफ़ी करीब है। यहाँ लिख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, तो दोबारा सुन लीजिए। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु P के काफ़ी करीब है, यानी ये जो FB है ना, वो FP के लगभग बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे FB इक्वल टू FP। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब जरा 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से। तो यहाँ FB एक जगह यहाँ भी था, एक जगह यहाँ भी था। FB बराबर अगर CF है और FB बराबर FP है तो इसका मतलब CF और FP बराबर हैं। CF और FP आपस में बराबर है। अब सारा रिजल्ट यहीं से आ गया, एक लाइन का काम बचा है आपका। आपने पढ़ रखा है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, एकदम सटाके से खींच लिया हमने। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हमने तभी कहा था कि वहाँ कैपिटल F लिए हैं तो यहाँ स्मॉल f, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसको R से लिया, चाहे कैपिटल R स्मॉल r जो भी आप यहाँ लेना चाहें लिया। और दर्पण चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन रूल एक है कि सभी बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक के साथ ली जाती हैं। इसको आगे जब दर्पण के लिए सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसको अप्लाई करेंगे, अभी सिंपल ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, CF इक्वल टू FP। अब आपसे कोई कहे अगर ये है तो यहाँ P से लेकर C तक दूरी कितना है भाई, P से C तक। तो दो भाग में इसको बांट दो जरा, P से लेकर F तक और F से लेकर C तक होगा PF प्लस FC। क्यों, टोटल है ना देखो PC, और इसको दो भाग में बांटें तो इतना प्लस इतना बोल सकते हैं, यही काम तो किया है। और यहाँ देखो FP बोले या PF बोले, कोई दिक्कत? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो FP ही लिख दे रहे हैं, ठीक। PF बोले या FP, एक ही बात तो हुआ। तो FP प्लस FC, और यहाँ CF है तो हो सकता है आपको इसमें फिर कन्फ्यूजन हो तो CF ही लिख दे रहे हैं हम, ठीक। तो FP प्लस CF, और यहाँ साबित कर चुके हैं कि CF बराबर तो FP होता है, यानी CF बराबर FP, यहाँ भी FP। अब PC बराबर ये, और PC को तो हमने बोला कि ये इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी R, और PF जो यहाँ लिखा है या FP, इसको तो F बोला है, तो F प्लस F यानी 2F। तो आपका आया क्या कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यही डेरिवेशन था जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए निकाला है तो उत्तल दर्पण का कोई दूसरा सूत्र होता होगा। उत्तल दर्पण का भी यही सूत्र है, बस निकालने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा, लेकिन सूत्र यही होगा। यानी किसी भी दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो,
फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ऑप्शनल यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी इस तरह का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती, तो आधी, और उलट के पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो दुगनी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहे एक बार, दो बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक रिपीट करिएगा, और एक बार बिना देखे कॉपी पेपर पेन लेके बैठिएगा और देखिएगा कि क्या बिना देखे आप कर पाए। जब जैसे ही आपने देखा कि बिना देखे कर पाए हैं, तब समझ लेना कि ये डेरिवेशन आपका हो गया, यानी आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।